नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो चुनावी स्पीच है, उसे लेकर पूरे देश में अब नई तरह की चर्चा छिड़ गई है। ऐसा नहीं है कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी के पास कोई उपलब्धि नहीं है। तमाम सारी उपलब्धियां हैं। 10 साल में सरकार ने कई अच्छे कार्य भी किए हैं, लेकिन एक भी सभा में प्रधानमंत्री जी अपनी उपलब्धियां गिनाने के बजाय सिर्फ और सिर्फ इस तरह की बात कर रहे हैं जो उसे आप कह सकते हैं कि काल्पनिक। मैंने रात में सपना देखा और सुबह मैंने उसको बोलना शुरू कर दिया कि कांग्रेस ऐसा कर सकती है, कांग्रेस ऐसा कर रही है। इस तरह के बयान जो आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की मन स्थिति बताते हैं कि प्रधानमंत्री का कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है। आखिर प्रधानमंत्री के दिमाग में क्या चल रहा है, उसे जानने से पहले मैं ये और बता दूं आपको कि प्रधानमंत्री जी के अभी तक के जो बयान आए हैं, पहला दौर, दूसरा दौर और तीसरा दौर, यानी 3 चरण के चुनाव में उन्होंने अपने बयानों को बदला है और एक एक कदम आगे बढ़े हैं। पहले उनके बयान आए थे कि कांग्रेस आपका सब कुछ छीन लेगी, कांग्रेस सत्ता में आ गई तो यदि आपके पास 2 भैंसें हैं तो 1 भैंस छीन लेगी, 2 साइकिल है तो 1 साइकिल छीन लेगी, 2 मकान है तो 1 मकान छीन लेगी और ये मुसलमानों को दे देगी। फिर उन्होंने कहा कि आपकी महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। दूसरा चरण आते आते प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये वोट जिहाद है। अब अभी तक हमने लव जिहाद सुनी थी, लेकिन एक नया शब्द इजाद हुआ दूसरे चरण में कि ये वोट जिहाद कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस यदि सत्ता में आएगी तो आपका आरक्षण छीन लिया जाएगा और ये सारा आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे दिया जाएगा। आज मैं इस कार्यक्रम में एक जानकारी अपने दर्शकों को बता दूं कि प्रधानमंत्री जी जो बात कर रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाएगा, मैं मध्य प्रदेश में बैठा हूं, मध्य प्रदेश की राजधानी में बैठा हूं और यहां पिछले 20 साल से मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है। इस पर कभी कोई चर्चा नहीं हुई। मैं आपको बता दूं, कम से कम 1 दर्जन से अधिक ऐसे मुस्लिम समाज हैं जिन्हें ओबीसी में दर्ज किया गया है और ओबीसी मानकर उन तमाम सारे मुसलमानों को मध्य प्रदेश में 20 साल से आरक्षण दिया जा रहा है। इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। अब तीसरा चरण आया है और इस तीसरे चरण में प्रधानमंत्री जी के एक स्पीच ने पूरे देश में नहीं, दुनिया में हंगामा मचा दिया और वो है कि अडानी और अंबानी के पास बहुत सारा काला धन है और वो टेम्पू में भर भर कर वो काला धन कांग्रेस के कार्यालय भेजा गया है और अब इसीलिए राहुल गांधी ने उनको गालियां देना बंद कर दिया है। ये बात दूसरी है कि प्रधानमंत्री के बयान के बाद कांग्रेस ने ये तमाम सारी जानकारियां उजागर की है कि 103 बार उन्होंने इस चुनाव घोषित होने के बाद 103 बार उन्होंने अडानी का नाम लिया और 30 बार उन्होंने अंबानी का नाम लिया है। आखिर ये पूरा लोकसभा चुनाव किस दिशा में जा रहा है? एक एक चरण के बाद प्रधानमंत्री की भाषा जिस तरह से बदल रही है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी जी, जो मध्य प्रदेश पत्रकारिता विश्वविद्यालय, जो माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, चिंतक हैं और सबसे बड़ी बात है कि इन तमाम सारी चीज़ों पे उनका अध्ययन है। हम उनसे समझते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री की मनस्थिति क्या है, क्योंकि प्रधानमंत्री के इन भाषणों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के छोटे और पुराने कार्यकर्ताओं में भी बहुत सारी चिंता है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इनसे नुकसान होगा या फायदा होगा। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने ये तमाम सारी भूमिका बनाई इसलिए कि हमारा दर्शक समझ सके कि हम जो आज आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। कल आपने प्रधानमंत्री जी की स्पीच सुनी होगी, किसी भी बीजेपी के किसी बड़े नेता ने उस पर कोई बयान नहीं दिया है। अब एक नई चर्चा शुरू हो गई है कि जो काम उनकी आईटी सेल को करना चाहिए, जो काम छोटभैया नेता किया करते थे, अब प्रधानमंत्री ने सीधा मोर्चा संभाल लिया है। यदि आरोप लगाना है तो प्रधानमंत्री जी लगाएंगे, मुद्दे उठाने हैं तो प्रधानमंत्री जी उठाएंगे। और बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने पूरे चुनाव में अपनी सरकार की उपलब्धियों का 1 मिनट भी स्पीच नहीं दी है। रविंद्र जी, बहुत अच्छे से आपने पूरी बात सामने रखी और एक बात आपने कहा कि प्रधानमंत्री की मनोस्थिति क्या है। अब उनकी मनोस्थिति जानने के लिए हम कोई मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक नहीं है और वो जानने के लिए वैसे भी विज्ञान अब बड़ा विकसित है, तो उसका साइको एनालिसिस होता है। तो अब कोई साइको एनालिस्ट ही बता सकते हैं, जो मनोचिकित्सक हैं वही बता सकते हैं कि उनकी मनोस्थिति क्या है। लेकिन इतना ज़रूर है कि बहुत कुछ उनकी मनोस्थिति उस विद्यार्थी की तरह दिख रही है कि जो कॉन्फिडेंट नहीं है परीक्षा देने के जाने के पहले। उसको ये लग रहा है कि शायद मैंने पढ़ाई पूरे समय नहीं की है,
तो अब मैं क्या करूं ऐसा कि जाके मैं इस तरह से पेपर लिख दूं कि मैं पास हो जाऊं। इसका शायद एक जो कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का जो पिछले 10-20 वर्षों का जो उनका जिस तरह से उन्होंने प्रोग्रेस किया है, जिस तरह की उनकी विचारधारा रही है कि हर चुनाव में 10-20 बरस क्या हम, और इसको जनसंघ की स्थापना से ही हमें ले जाना चाहिए कि पूरी कोशिश उनकी ये होती है कि इस या किसी भी चुनाव के लिए हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिक मुद्दे पर ले जाया जाए। उनकी पूरी कोशिश होती है कि इस देश के 20% मुसलमानों के लिए 80% हिंदुओं के विरुद्ध खतरा दिखाया जाए। ये बताया जाए कि जो 20% मुसलमान हैं वो किस तरह से 80% हिंदुओं के लिए खतरा है। पिछले चुनाव में, विधानसभा के उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस पर हम लोगों ने बहस भी देखी थी, जब स्वयं प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ ने 80-20 की भाषा का उपयोग किया था। एक बात मैं और आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब जब दुनिया में इस तरह की अतिवादी राजनीति, या जिसके लिए यूरोप में नाजीवाद या फांसीवाद बोलते हैं, या जिसको कहें कि अथॉरिटेरियन नेता जो होते हैं, चाहे वो पुतिन हो, ब्राज़ील में बोल्सोनारो हो, इस तरह के जो नेता हैं, इनकी एक कोशिश हमेशा से ये होती है कि बहुसंख्यकों के सामने एक अदृश्य दुश्मन आप पैदा करें। जब हिटलर ने जर्मनी के शासन तंत्र पर कब्जा करना चाहा तो चुनाव के माध्यम से ही आया, और पर उस समय उसने यहूदियों के लिए, जो कि हिटलर, जो कि जर्मनी की जनसंख्या के मुश्किल से 5-6% थे, उनके लिए बताया कि किस तरह से ये बहुसंख्यक जर्मन समाज के लिए खतरा है। सबसे ज्यादा पैसा इनके पास में है, सबसे ज्यादा ताकत इनके पास में, बुद्धि इनके पास में है। तो आलम यह हो गया कि एक एक बच्चा भी यदि किसी यहूदी को देखता था, वो बच्चा जो 5 साल का है, जिसको पता नहीं है, अभी उसने दुनिया देखी नहीं, वो यहूदियों को पत्थर मारता था। तो उसी तरह से एक सुनियोजित तरीके से पूरे देश में एक प्रोपोगेंडा के माध्यम से, एक ब्रेन वॉशिंग के माध्यम से हर हिंदू के लिए ये निरंतर पिछले टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से बताया जा रहा है कि किस तरह से मुसलमान आपके लिए खतरे हैं, खतरा है। मुझे लगता है कि इस देश में लगभग 500 वर्षों तक मुसलमानों ने शासन किया। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन, खिलजी वंश, फिर मुगल और तमाम सब रहे। उस समय हिंदू धर्म कभी खतरे में नहीं आया। हमारा रामचरितमानस जैसा, जिसको कहें कि सम्माननीय ग्रंथ, वो मुगलों के समय लिखा गया। सूरदास मुगलों के समय हुए। जो अवधि में जो दोहा, चौपाई, छंद, सोरठे आए, ये सब मुगलों के समय हुए। तो ये कहना कि मुसलमान भारत के लिए खतरा है, तो ये उतनी ही हास्यास्पद बात मुझे लगती है जितने कि हमें लगे कि बच्चे हमारे लिए किसी परिवार के लिए खतरा। ये एक प्रश्न बीच में मेरे दिमाग में अचानक आया, चूंकि आपके जवाब से ही वो प्रश्न खड़ा हो गया। अभी उनका एक ताजी बयान आया है प्रधानमंत्री जी का कि मुझे 400 सीट इसलिए चाहिए कि कहीं कांग्रेस आ गई तो राम मंदिर पे बाबरी ताला न लग जाए। देखिए, बाबरी ताला किसी पर कैसे लगेगा ये तो मुझे समझ से परे नहीं, समझ में नहीं आती बात। लेकिन इतना जरूर मैं जानता हूं कि अगर राजनीतिक दलों के जो घोषित स्टैंड हैं, जैसे कांग्रेस का घोषित स्टैंड था कि 370 समाप्त नहीं करना चाहिए, बीजेपी का घोषित स्टैंड था कि हम 370 समाप्त करेंगे, कांग्रेस का घोषित स्टैंड है कि हम किसानों के लिए एमएसपी देना चाहते हैं, हम लैंड रिफॉर्म्स के कानून लाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का ये है कि हम उद्योगों के लिए सहूलियत देना चाहते हैं, ये घोषित स्टैंड है। तो कांग्रेस का जो घोषित स्टैंड रहा, जितना मैं जानता हूं, या जो पब्लिक डोमेन में जो चीजें हैं, कि कोर्ट का जो भी निर्णय होगा कांग्रेस पार्टी उसके साथ में जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ये कहते थे कि कोर्ट का जो निर्णय होगा हम उसके साथ में जाएंगे, पर वो ये कहते थे कि नहीं, पर यदि कोर्ट का निर्णय अगर गड़बड़ हुआ तो ये आस्थाओं का प्रश्न है, कोर्ट कोई इसमें निर्णय नहीं दे सकता। तो जब कोर्ट का उसमें निर्णय आया है, वो कैसे निर्णय आया, क्या आया, वो एक अलग बात है। तो अगर कोर्ट का निर्णय आया है उसमें और कहा है कि ये मंदिर बनना चाहिए और मंदिर वहां बन गया, तो मुझे नहीं लगता कि किसी कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस
पार्टी के पितामहों में या किसी भी इस देश के ताकतवर व्यक्ति में इतनी क्षमता है कि अब वो राम मंदिर को वहां से हटा सके। तो ये तो बहुत ही हास्यास्पद बात है। अब रहा प्रधानमंत्री इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं। ऐसे बयान देकर निरंतर वो अपने बीजेपी का एक जो कोर वोट बैंक है उसके लिए बार बार आश्वस्त करते रहते हैं कि तुम जो सोचते हो वो बिल्कुल सही सोचते हो, तुम जो दिमाग में तुम्हारे जो चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है। और देखो मैं कह रहा हूं, चूंकि मीडिया पूरी तरह से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो प्रधानमंत्री की बात के लिए गॉस्पेल की तरह मानता है। गॉस्पेल मतलब ईश वाक्य की तरह, कि भगवान के वाक्य की तरह मानता है, तो उसको फैलाते हैं। लेकिन उसके बीच में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी बहुत अच्छे से समझ रही है कि उस मेन स्ट्रीम मीडिया जो तथाकथित बड़े अखबार और बड़े चैनल हैं उनके बीच में आप जैसे चैनल भी अब पैदा हो चुके हैं इस देश में। दिल्ली स्तर पे बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर काउंटर बात आजकल होने लगी है। तो शायद प्रधानमंत्री उससे डर गए हैं कि वो जो नैरेटिव लोगों में चल रहा है, और ये थैंक्स टू दिस डिजिटल मीडिया इन दिस कंट्री, कि लोग ये बात कर रहे हैं कि हमारे देश में जो युवाओं का जो बेरोजगारी का जो प्रतिशत है वो दुनिया के जो जिसमें बोलते हैं सबसे खराब देश हैं उनके स्तर पे आ गया है। हमारे देश में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो पत्रकारों की जो बोलने की आज़ादी है, जो क्षमता है लोगों की बोलने की आज़ादी, वो लगभग बहुत माने पाकिस्तान से भी हमारी 180 देशों में 159 पे हमें। हाँ, पाकिस्तान से भी हम 10-12 देश नीचे, मतलब पाकिस्तान में ज़्यादा बोलने की आज़ादी है लोगों के लिए, जबकि पाकिस्तान हम सब जानते हैं कि एक धर्म आधारित राज्य है, वहाँ पे मुल्लों और आर्मी का शासन है। इन सब चीज़ों में प्रधानमंत्री बार बार अपनी उस कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये आश्वस्त कराते रहते हैं कि तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल सही सोच रहे हो। चूंकि लगातार जो ब्रेन वॉशिंग की गई है पिछले इतने वर्षों के दौरान, तो लोगों का माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि हाँ, मुसलमान आ गए तो हमारे लिए खतरा हो जाएगा, और मुसलमान के लिए उन्होंने इक्वेट कर दिया। या मुसलमान नहीं है, यहाँ कांग्रेस आ गई तो मुसलमानों का। देखिए, पहले उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। आप देखिए आज जिस तरह के फर्जी तरह के वीडियो जवाहरलाल नेहरू और गांधी परिवार के बारे में चलते हैं, तो उनके लिए तो बना ही दिया गया है कि इनका जो मूल है वो मुसलमान है, जबकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में अगर हिंदुओं के बाद में सबसे ज़्यादा संख्या है तो मुसलमानों की संख्या, क्या मुसलमान इंसान नहीं होते? और हम मानवीयता की बात करते हैं। तो जिस तरह से ये निरंतर कांग्रेस के लिए एक मुसलमानों की पार्टी पहले घोषित किया, और अब कहा कि कांग्रेस आ गई तो आपके मंगलसूत्र छिन जाएंगे, क्योंकि कुछ टेलीविजन धारावाहिकों में हमने देखा जो खिलजी और वो आए कि जो मुस्लिम आतताई होते थे वो महिलाओं के मंगलसूत्र छीनते थे। तो ये एक जो इमेजरी जो बनाई गई है सोशल मीडिया के माध्यम से, उसको प्रधानमंत्री बार बार ये पुष्ट करते हैं लोग कि आप बिल्कुल गलत नहीं सोचा, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, तो इसलिए इसको बचाओ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि बहुत ही एक होशियार राजनीतिज्ञ हैं, वो ये जानते हैं कि भारत में भले लोकतंत्र पिछले 70-72 सालों से हुए, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ जो वोट हैं वो भावनाओं पर जाते हैं। काम पर जनता अभी भी हमारे यहाँ वोट दुर्भाग्य से नहीं देती। तो पूरी उनकी कोशिश है कि ये पूरा चुनाव भावनात्मक और जिसको कहें कि हिंदू मुसलमान के स्तर पर ले जाया जाए। पर इस बार कुछ ऐसा हो रहा है जो हम लोग देख रहे हैं कि लोग शायद उससे उकता गए हैं। लोगों को लगने लगा कि अरे बहुत हो गया हिंदू मुसलमान, क्योंकि उस मुसलमान से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर कहीं पर शहडोल में एक लड़की के साथ में बलात्कार होता तो उसमें 3 हिंदू हैं, 1 मुसलमान है। तो अपराधी, बलात्कारी, जो घृणित कार्य करने वाले, उनका कोई धर्म नहीं होता। पर जिस तरह से निरंतर ये कोशिश की गई, उसके चलते अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि लोग ये बार बार याद रखें कि ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की है। कांग्रेस मुसलमान है और बीजेपी हिंदू है। और बहुसंख्यक अपर कास्ट लोगों की मैं खास तौर से कहूँ तो उनके बीच में, और बहुसंख्यक उन लोगों के बीच में जो निरंतर टेलीविज़न देखते हैं, खासतौर से 50 की आयु से जो ऊपर वाले लोग हैं, जो पूरे समय न्यूज़ चैनल्स देखते रहते हैं, उनके दिमाग में पूरी तरह से ये बैठ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है और कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। और ये जो चुनाव है ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं, ये धर्म के चुनाव है। मुझे बड़ी शर्म आती है जब हम इस
तरह से हिंदू मुसलमान शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अब से 10 साल पहले मुझे याद है टेलीविज़न डिबेट्स में हम जाते थे तो हम हिंदू मुसलमान शब्द इस्तेमाल नहीं करते थे इस खुल के, एक मर्यादा बरतते थे। लेकिन अब जिस तरह से चुनाव में इस्तेमाल की गई हैं चीज़ें, जिस तरह से कहा गया कि प्रधानमंत्री, यदि मेरे देश के प्रधानमंत्री ये कहें कि कांग्रेस पार्टी क्रिकेट की टीम में चुन चुन के मुसलमानों को लाती है, तो मुझे लगता है कि मुझे एक प्रधानमंत्री के मुंह से ये वाक्य सुन के मुझे शर्म का अनुभव होता है। दीपक जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ये सारी चीज़ें दर्शकों ने सुनी, आपने याद दिला दी, मैंने भी याद दिला दी, लेकिन क्या वास्तव में इसका चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, दोनों ही बातें हैं इसकी। जैसा मैंने बीच में आपसे कहा कि बीजेपी का एक कोर वोट बैंक है, उस कोर वोट बैंक को निरंतर ये फीड करते रहना पड़ता है कि हाँ, ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की, कहीं वो उस नींद से उठ ना जाए कि नहीं, ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है मेरे बेटे के रोजगार जाने की, ये लड़ाई है महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होने की, ये लड़ाई है नई नौकरियां ना मिलने की, ये लड़ाई है महंगाई की। तो वो कहीं उस नींद से ना उठ जाए, तो उसके लिए ये एक निरंतर आपको फीड करते रहना पड़ेगा और ये चुनाव कहीं उस दिशा में ना मुड़ जाए। पर एक जो गलती की, जो शुरू में आपने अडानी अंबानी का नाम लिया, प्रधानमंत्री इधर पर चूक गए। उन्होंने जो अडानी अंबानी शब्द अपने भाषण में इस्तेमाल कर दिया, क्योंकि वो जो बीजेपी का वोट बैंक था, जो बीजेपी का सपोर्टर था, वो ये बात पहले से मानता था कि हाँ, अडानी अंबानी को जरूरत से ज्यादा चीजें, सहूलियतें और ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें दी जा रही हैं। और प्रधानमंत्री ने जैसे ही ये कहा तो पहली बार इस चुनाव में हुआ है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पिछले कई वर्षों में मैंने देखा कि कांग्रेस, जिस तरह से बीजेपी आक्रामक होती थी कांग्रेस पे, कांग्रेस आक्रामक हो गई कि ठीक है, आप प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि अडानी अंबानी के पास काला धन है, तो आप भेजिए ईडी सीबीआई को, आप क्यों नहीं भेज रहे? दीपक जी, ये जो अडानी अंबानी वाली बात आई है तो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल दर्शकों की ओर से है, और वो ये है कि आपको लगता है कि अडानी अंबानी को चुनाव में लाकर प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी की पिच पर खिलने का काम किया है? राहुल गांधी जिस पिच को बना रहे थे, लगातार उसको सींच रहे थे, तैयार कर रहे थे, आखिर मजबूरी में ही सही प्रधानमंत्री उसी पिच पर पहुंच गए हैं, या आप कह सकते हैं राहुल गांधी की कहीं जाल में फंस गए? राहुल गांधी के जाल में फंस गए हैं, अब ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जिस तरह से एक अच्छा तैराक, हमारे यहाँ कहावत है कि वो हमेशा डूब के ही मरता है। अति आत्मविश्वास में कई बार अच्छा खिलाड़ी एक आध लूज बॉल फेंक देता है, और जब वो लूज बॉल फेंकता है तो जो कमज़ोर टीम होती है, जिम्बाब्वे जैसी टीम, वो भी वर्ल्ड बैंक ले जाती है, वर्ल्ड कप ले जाती है। हमारी टीम भी 1982 के वर्ल्ड कप में कपिल देव के एक कमज़ोर टीम मानी जाती थी, पर जैसे ही उसके लिए लूज बॉल मिली तो शायद प्रधानमंत्री की वो जो लूज बॉल थी और जो अति आत्मविश्वास है प्रधानमंत्री का, अब ऐसा लग रहा है कि वो उनके लिए ही मुश्किल, क्योंकि मंगलसूत्र वाले बयान के लिए भी इस देश में बहुत अच्छे से नहीं लिया गया, उसको लेके भी महिलाओं में रोष रहा, क्योंकि लोगों को पता है कि किसके मंगलसूत्र ऐसे छिने हैं। क्रिकेट टीम वाले बयान को भी लोगों ने अच्छा नहीं माना, क्योंकि क्रिकेट जिस देश में धर्म के माफिक पूजा जाता हो, वहाँ पे इस तरह की बात, तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो मुझे यही लग रहा है कि अति आत्मविश्वास में अब शायद भारतीय जनता पार्टी कुछ वैसे ही गलतियां कर रही है जैसी गलतियां 2004 में वेंकैया नायडू किया करते थे। 2004 के समय जो तत्कालीन प्रमोद महाजन थे, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, इंडिया शाइनिंग का जो मूवमेंट चला था वो करते थे। अटल जी तो खैर कभी इस तरह की बड़बोलेपन में कभी नहीं करते थे। तो शायद कहीं ऐसा उस दिशा में तो चीज़ नहीं जा रही है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण यह है कि अब चूंकि प्रधानमंत्री ने लूज बॉल दे दिया, जैसा आप कह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री का ये कहना कि काला धन कमाया है अडानी अंबानी ने, इनके पास जो काला धन है वो बोरों में भर भर कर, टेम्पू में भर कर कांग्रेस कार्यालय गया है, तो एक प्रधानमंत्री ऑफिशियली यदि ये देता है बयान, मंच पे खड़ा होकर माइक के जरिए बयान देता है कि काला धन उनके पास है,
तो ये लिटिगेशन का विषय नहीं बनता, ये सुप्रीम कोर्ट का विषय नहीं बनता कि सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री को कहे कि आप बताइए, आपके पास सारी एजेंसी आपके अंडर में है, सारे खुफिया एजेंसी आपके पास है, और प्रधानमंत्री खुद ऑफिशियली यदि ये बयान दे रहे हैं कि अडानी अंबानी काला धन कमा रहे हैं, तो ये क्या कैसा है कि दो व्यापारियों को आपने कमाने की छूट दे दी है, उनका कभी ना तो इनकम टैक्स पहुंचा, ना उनके सीबीआई जा रही है, ना ईडी जा रही है, और क्या मतलब इसके अलावा क्या ये लिटिगेशन का विषय बन सकता है? क्या ये कोर्ट इसको संज्ञान ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट, कि प्रधानमंत्री जी आइए और बताइए कि क्या क्या जानकारियां आपके पास है इन दोनों उद्योगपतियों के बारे में जो आप सार्वजनिक रूप से बयान दे रहे हैं? देखिए, बन तो बिल्कुल सकता है, इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री केवल भारतीय जनता पार्टी के चेहरे नहीं है इस चुनाव में, वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं। लेकिन हम लोगों को याद रखना चाहिए कि एक देश के गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान था, जब उनसे पूछा गया कि देश के हर नागरिक को 15-15 लाख मिलेंगे जब काला धन वापस आएगा, तो अमित शाह ने कहा, अरे नहीं, वो तो जुमला था। तो अब इसको लेके मैं कोर्ट पर तो कोई बात नहीं कह सकता कि कोर्ट क्या करेगी, पर मुझे लगता है कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये तो सब देख रहे हैं, और प्रधानमंत्री जिम्मेदार व्यक्ति हैं। अगर उन्होंने ऐसा कहा है कि काला धन वहाँ जा रहा है तो उनको जांच करानी चाहिए, वो टेम्पुओं को सामने लाना चाहिए कि जिनमें भर के पैसा कांग्रेस के पास में पहुंचा है। देखिए दीपक जी, एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। आपने देखा कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक बयान दिया था, और यही कहा था उन्होंने कि एक फाइल करने के लिए मुझे ये राशि ऑफर की गई, इतना कहा था, और ईडी, सीबीआई तमाम लोगों ने उन्हें बयान के लिए बुला लिया था। तो क्या प्रधानमंत्री जी इतनी बड़ी जानकारी इस देश को दे रहे हैं कि वो तो बता रहे हैं कि काला धन है, चोरी का पैसा है, बोरों में भरा गया, और ये भी उनको पता है कि कार से नहीं टेम्पू से भेजा गया है पैसा, और कहाँ भेजा गया है ये भी पता है। तो क्या उन्हें नोटिस दे के नहीं बुलाया जा सकता कि भाई बताइए कि ये पैसा आपका कैसा है, और तो कार्रवाई होना चाहिए उस पर? अब मुझे लगता है कि आपके जो दर्शक हैं वो सब जानते हैं कि किसको बुलाया जा सकता है, किसको नहीं बुलाया जा सकता है, क्योंकि ये हमारा दुर्भाग्य है कि अभी भी कानून सब पर बराबरी से काम। एजेंसियां नहीं बुला सकती, लेकिन कोर्ट तो कर सकता है ना, सुप्रीम कोर्ट थोड़ी इनके अंडर में। अब सुप्रीम कोर्ट पर आप मुझसे क्यों कुछ भी बुलवाना चाहते हैं, लेकिन ये अवश्य है कि किसी ने कोई ना कोई तो इसको लेके एक पीआईएल फाइल करेगा, और हम लोग देखेंगे कि उस फिर पीआईएल का क्या हश्र होता है। उस समय हम लोग ज़रूर एक बार इंटरव्यू कर सकते हैं कि मेरी जो आशंका थी, जो मैंने कही नहीं है, पर आपके दर्शक बेहतर समझ रहे होंगे, आप भी समझ रहे हैं कि कितनी सही थी। क्योंकि इस देश में इंस्टीट्यूशंस का जितना ह्रास हुआ है पिछले 10 वर्षों में, उतना कभी नहीं हुआ। हमेशा से राजनीतिज्ञों की कोशिश ये रही है कि हम इंस्टीट्यूशंस को अपने कब्जे में करें, लेकिन इस तरह से इंस्टीट्यूशंस झुक जाएंगे, उसमें पत्रकारिता जैसा इंस्टीट्यूशन भी शामिल है कि जिस तरह से यह साष्टांग हो गया। पर इस देश को 47,000 अंग्रेज थे जो 200 साल तक गुलाम बनाए रखे, पर उस बीच में कुछ 4,000 के करीब ऐसे भारतीय पैदा हुए 20वीं शताब्दी के आरंभ में, जो विदेश गए और विदेशों में जाके उन्होंने शिक्षा पाई, और उन्होंने आज़ादी जैसे, फ्रीडम जैसे एक मूल्य को समझा, उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो लेके आए यहाँ, और आकर उन्होंने एक नेशनलिस्ट मूवमेंट खड़ा किया, नेशनलिज्म का भाव लाए, और इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम की एक व्हीकल को बनाया, जिसके माध्यम से आज़ादी की लड़ाई लड़ी। अन्यथा 47,000 अंग्रेज 40 करोड़ के देश पर शासन कर रहे थे 200 साल तक। तो ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ लोग खड़े होते हैं, कोई ना कोई लोग आगे आते हैं, और एक जैसा समय नहीं चलता है। क्योंकि हम लोगों ने 2004 में देखा है कि अटल जी की जो सरकार थी वो बहुत लोकप्रिय सरकार थी, और वो कोई अथॉरिटेरियन सरकार नहीं थी, गुंडागिर्दी की सरकार नहीं थी कि मीडिया पर हमले हों, ईडी, सीबीआई जैसी चीज़ों, सरकार में ये बहुत ज़्यादा नहीं थी। उस सरकार को इस देश की जनता ने धीरे से रवाना कर दिया और पता नहीं चला। और देश के गृह मंत्री अमित शाह का एक बड़ा प्रसिद्ध बयान है कि सत्ता जब जाती है तो घुंघरू बांध के नहीं जाती, कब खिसक जाती है पता नहीं चलता है। तो हम लोग इंतज़ार करते हैं चुनाव का,
कि चुनाव में क्या होता है, पर आपका ये विषय निश्चित तौर पर आपने भी चिंता जाहिर करी, आपके दर्शक भी चिंतित होंगे प्रधानमंत्री इस तरह से क्यों बोल रहे हैं, उनकी आखिर क्या मनःस्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे दीपक तिवारी जी, पत्रकारिता विश्वविद्यालय में कुलपति रह चुके, वरिष्ठ पत्रकार हैं, चिंतक हैं, अध्ययन करते हैं। आज हमने समझने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री की मनस्थिति क्या है। उन्होंने बड़ा साफ साफ बताया कि बिल्कुल वैसी ही मनस्थिति है कि एक छात्र जब परीक्षा देने जाता है और तैयारी नहीं किए होता है तो सिलेबस के बाहर बात करने लगता है और लिखने लगता है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी भी मुद्दों से कहीं ना कहीं भटक गए हैं। जहाँ तक प्रधानमंत्री का जो अंतिम बयान जिस पे आज हमने सबसे ज़्यादा चर्चा की है, जो अडानी अंबानी को लेकर आया है, उसे लेकर उन्होंने संकेतों में जरूर कह दिया है कि निश्चित तौर पे कोई तो ऐसा निकलेगा जो इस मुद्दे को कोर्ट ले जाएगा और कोर्ट उचित समझेगी तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री से पूछेगी कि जब आपको इतनी सारी जानकारियां हैं तो आप बताएं और उन एजेंसियों को दें जानकारी कि काला धन भी है लोगों के पास, बोरों में भी भरा है, टेम्पू में भर के भेजा गया है। यदि ये सब प्रधानमंत्री को पता है तो फिर ये जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं और प्रधानमंत्री ने जांच एजेंसियों तक वो जानकारी क्यों नहीं दी है। कोई ना कोई कोर्ट प्रधानमंत्री से कभी ना कभी कोई सवाल कर सकती है। ये हम लोग केवल उम्मीद कर रहे हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।